अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 1 करने जा रहे हैं अपनी ग्रामर का, जिसमें हम देखेंगे लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड वर्ड्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। सो राइट हियर अल्फ़ाबेट्स। English has 26 letters A to Z which are called alphabets. We divide them into two groups, vowel and consonants. जो इंग्लिश है उसके तकरीबन 26 लेटर्स होते हैं A to Z, like A B C D E F G H, और उनको क्या कहते हैं? उन लेटर्स को अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। और इन अल्फ़ाबेट्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर English has 26 letters A to Z, जो कि अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। और अब हम इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। डिवाइड two groups. Number 1 is vowels and number 2 is consonant. अब जो vowel words हैं, अब vowel words हम देखेंगे कि जितने letters हैं हमारे 26, उसमें vowels हम letters जो हम निकालेंगे वो है O, E, I, O, U, and the rest of the words are called consonants. The letter A, E, I, O, U are called vowels. The remaining 21 letters are called consonants. Consonants have no sound of their own. You may join as many consonants as you wish. They will not make a word. They need a vowel to make word. Words need to place them in a certain order to make a sentence. Like जो vowel words हैं वो 26 letters में से vowel word हमने निकाल दिए। जो बाकी जितने letters बचेंगे वो सब consonants कहलाते हैं। कॉन्सनेंट्स लेटर्स को अगर हम मिलाएंगे आपस में तो ये एक वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता जिसका कोई मतलब समझ में आए। बट अगर उन लेटर्स के साथ हम वॉवल के किसी एक लेटर को अटैच करेंगे तो एक मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट होता है। लाइक अगर उसकी साउंड भी आ रही है तो भी हम वॉवल वर्ड्स जो है उसके शुरू में अगर वॉवल वर्ड की साउंड आ रही है तो हम एन लगाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल हम इसकी अगर मिसाल देखें तो हम इसकी मिसाल लिख लेते हैं, एन ऑनेस्ट मैन। अब इसमें आप नोट करें कि ऑनेस्ट मैन में ऑनेस्ट जो है एच, ये तो वॉवल वर्ड नहीं है, बट क्योंकि ऑनेस्ट को हम जब प्रोनाउंस करते हैं, जब पढ़ते हैं तो ओ की साउंड निकालते हैं। सो हम कहते हैं एन ऑनेस्ट मैन, तो हम यहाँ पे शुरू में एन लगाएंगे ऑनेस्ट मैन के। सो वी से एन अदर वॉवल वर्ड एन ऑक्स। अब हमने ऑक्स के साथ एन क्यों लगाया? क्योंकि फर्स्ट लेटर इसका वॉवल वर्ड है। सो वी राइट हियर एन। अदर इज एन इंक पॉट, सेम एज इट इज इंक का आई हमारा वॉवल वर्ड है। सो नाउ वी विल सी व्हाट इज द वर्ड। अब वर्ड क्या है? Word is formed when one or more letters are combined, like boy, girl, etc. वर्ड जो है वो तब बनता है जब हम एक या एक से ज़्यादा लेटर्स को मिलाकर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय एंड गर्ल। बॉय में BOY, बॉय 3 लेटर्स हैं, लेकिन जब हम इनको मिला के लिखेंगे तो ये बॉय एक मीन्स लड़का। सो इसी तरह जो दूसरा वर्ड है वो है गर्ल। गर्ल का GIRL, गर्ल जो है वो 4 लेटर्स हैं।
बट ये लेटर जब हमने मिला दिए तो गर्ल बन गए, एक सेंसिबल मीनिंग बन गया. सो राइट हियर द डेफिनेशन ऑफ वर्ड, दैट इज द word is formed when one or more letters are combined. जब एक या एक से ज़्यादा लेटर्स को आपस में मिलाया जाता है. Examples, as I told you, you can write here any example. So I write here boy, chair, girl, etc. अब यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिसमें जो बॉय है, इसमें ये देखें 3 लेटर्स हैं, B O Y, बॉय. ये एक्चुअली लेटर्स हैं. जब इनको जोड़ के हमने लिखा तो एक मीनिंगफुल लेटर क्रिएट होता है. और इसमें हर जो भी वर्ड है उसमें एक वावल लेटर लाजमी मौजूद होता है. लाइक इसमें देखें, इसमें O है, चेयर में I है, गर्ल में I है. तो जो सेंसिबल मीनिंग बनता है उसमें वावल वर्ड ज़रूर होता है. जो वर्ड्स हैं इनको दो, जो उसकी काइंड्स हैं, वर्ड्स की 2 काइंड्स हैं. नंबर 1 सिंपल वर्ड एंड नंबर 2 compound words. We will see their detail in our further lesson. अब हम देखेंगे कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है. So we write here sentence. Actually, a group of words which convey a complete meaning, idea, or thought is called a sentence. A sentence being begin with a capital letter and has a full stop at the end, like these are cook, I have a red pen. सो जो जुमला होता है ये लफ्ज़ों का, जैसे कि हमने बताया था वर्ड को जब मिला के लिखते हैं तो वो एक कंप्लीट जो मीनिंग दे रहा होता है, जिसमें कोई ख्याल भी हो सकता है, कोई आइडिया भी हो सकता है, उसको हम जुमला कहते हैं. इन इंग्लिश वी कैन से सेंटेंस एक्चुअली a group of words which conveys a complete meaning, a complete meaning, ideas, एक पूरा मीनिंग भी देता है, कोई ख्याल, या हम कह सकते हैं दैट इज़ द थॉट्स. एक सेंटेंस कहलाता है. जो सेंटेंस है वो शुरू होता है कैपिटल लेटर के साथ, एज इट ऑल यू नो दैट विच आर द कैपिटल लेटर एंड विच आर द स्मॉल लेटर्स. और जो इसका जुमले का, सेंटेंस का जो एंड होता है वो फुल स्टॉप पर होता है. फॉर एग्जांपल हम इसकी मिसाल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल these are cook, full stop. I have a red, I have a red pen. So here we start a letter with T. These का T हमारा capital है, बाकी rest of the words are small letters. Here also I is the capital letter and other rest of the words are small letters. जितने भी word हमने लिखे हैं वो सब small letters में, but इसका शुरू capital letter है और इसका full stop का जो end हो रहा है वो हमने full stop से लगाया है. Now we will see what is phrase. So we write here
फ्रेजेस किसे कहते हैं? फ्रेज actually that is the group of words with incomplete sense is called a phrase. It is also called fragment. हम इसको fragment भी कहते हैं और phrase भी कहते हैं. इसकी definition हम लिख लेंगे. A group of words with incomplete sense. With incomplete सेंस ऐसा लफ्ज़ों का मजमूआ जिसका कंप्लीट मीनिंग आपको समझ में ना आए उसको फ्रेजेस कहते हैं. इज कॉल्ड फ्रेजेस. अब इसकी अगर हम मिसाल देख लें तो इसकी मिसालों में आ जाता है ऑन द टेबल, लाइक ऑन द टेबल. मेज के ऊपर. अब ये वर्ड्स सारे जुड़े हुए हैं बट हमें इसका कंप्लीट सेंस समझ में नहीं आ रही कि मेज पर क्या है या मेज पर क्या चीज़ पड़ी हुई है. जब तक हम इसके साथ दूसरे वर्ड्स नहीं लगाएंगे तो फ्रेजेस वो होते हैं जो कंप्लीट अपना मीनिंग नहीं दे रहा होता. और हम फ्रेजेस को फ्रेगमेंट के नाम से भी याद किया जाता है. आल्सो कॉल्ड, so we write here also called fragment. Next we will see that is the. अब एक और चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है कि हर फिक्रे में एक सब्जेक्ट होता है और इसके अलावा जो बाकी तमाम जो वर्ड्स होते हैं वो प्रेडिक्ट कहलाते हैं. लाइक प्रेडिक्ट में जो वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. एक सेंटेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कैसे डिवाइड करते हैं? वी डिवाइड sentence into parts. अब जुमलों को जो दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं उसमें एक हिस्सा आ जाता है एक्टर. एक्टर्स जो होता है वो मोस्टली सब्जेक्ट होता है या हम उसको नाउन कहते हैं. किसी भी सेंटेंस के अंदर जो नाउन या सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है उसको एक्टर कहते हैं. और रिमेनिंग जो है वो होता है एक्शन उस एक्टर का. वो जो एक्टर है वो क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, उसको हम एक्शन कहते हैं. वी कैन से दैट इज द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल जो एक्टर है, एक्टर यूजली मोस्टली जो पीपल होते हैं, थिंग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं. और जो एक्शन होता है वो एक्शन वर्ड्स जो होते हैं ये टेल बताते हैं कि जो एक्टर क्या चीज़ कर रहे हैं. सो वी कैन से if we see their examples, like Saad reads. अब इसमें साद क्या है? साद एक्टर है, सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है. और साद काम क्या कर रहा है? साद पढ़ने का काम कर रहा है. तो रीड्स हमारा क्या है? ये हमारा एक्शन है. हमारी सेकंड एग्जांपल है आमना राइट. सो आमना इज द एक्टर. In other words, we can say that is the subject, noun, and writes is the action. आमना क्या कर रही है? आमना लिख रही है. So now we will do exercise. हम दोबारा मैं एक बार आपके सामने ये रिपीट कर देती हूँ और उसके बाद मैं एक्सरसाइज आप में कुछ क्वेश्चंस दूंगी. उसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के अपने नाम के साथ देंगे कि आप लोगों ने
जो लेसन आपने पूरा थॉरली सही तौर पे रीड कर लिया, समझ लिया, और आंसर के तहत मैं अंदाज़ा लगाऊंगी कि आप लोगों को बात समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो अगेन वी रिपीट दैट अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो इंग्लिश के 26 लेटर्स हैं। ए से लेकर जेड तक जितने लेटर्स हैं वो सब अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। इनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज़ द वन वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स। अब 26 लेटर्स में जो वॉवल लेटर्स हैं वो है ओ, ई, आई, ओ, यू। वॉवल के बजाते खुद अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, या जो भी लेटर्स हैं इनके अपने मीनिंग नहीं होते हैं, कॉन्सोनेंट्स वगैरह। बट जब आप इनको आपस में अटैच करते हैं किसी कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ, वॉवल का एक वर्ड भी लगा देते हैं, तो ये कंप्लीट मीनिंग अपना मतलब देना शुरू कर देता है। और अगर ज़रूरी नहीं कि जो वर्ड जो शुरू लफ्ज़ होता हो किसी वावल वर्ड के साथ, उसके साथ ही आप एन लगाएं। एन हमेशा वावल वर्ड के साथ आता है, और वावल जिसके शुरू में वावल का कोई लेटर लिखा हो, बट जिसमें साउंड की आवाज़ भी वावल की आ रही हो तो वहाँ पे भी हम एच लगाते हैं, लाइक एन ऑनेस्ट मैन। इसी तरह वावल जो है एन ऑक्स, एन इंक पॉट। वर्ड क्या है? वर्ड इज एक्चुअली फॉर्म्ड व्हेन वन या मोर लेटर्स आर कंबाइंड। जब एक से ज़्यादा लफ्ज़ आपस में मिलते हैं, लेटर्स जो लेटर्स मिलते हैं तो उनको वर्ड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बॉय, चेयर, गर्ल। इसमें देखिए बॉय के 3 लेटर्स हैं, इसमें 4 लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं, और इसमें 4 लेटर्स हैं। अब ये ज़्यादा लेटर्स हैं, जब ये आपस में मिलाते हैं तो एक कंप्लीट मीनिंग्स देते हैं। सो टू काइंड्स, लेटर्स की 2 किस्में हैं, सिंपल वर्ड्स भी होते हैं और कंपाउंड वर्ड्स भी होते हैं। नाउ वी विल सी हाउ वी मेक अ सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? जुमले को। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग, आइडिया या थॉट। एक ऐसा लफ्ज़ों का मजमूआ जो एक कंप्लीट मीनिंग देता हो, उसको हम जुमला कहते हैं, जो लफ्ज़ों से मिलके बनता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जांपल दीज आर कुक्स। अब इसमें देखें, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और उसका फुल स्टॉप के ऊपर उसका एंड होगा, तो ये कंप्लीट एक जुमला होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है। इसमें देखिए टी हमारा कैपिटल है, स्टार्ट कैपिटल से हुआ और एंड फुल स्टॉप से। सो राइट हियर आई हैव आर रेड पेन। ये दूसरी एग्जांपल है हमारी, इसमें आई हमने कैपिटल लिखा है और इसके एंड में फुल स्टॉप है। सो दिस इज द कंप्लीट सेंस, जो कि एक कंप्लीट मीनिंग देता है। फ्रेजेस किसको कहते हैं हम? फ्रेजेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद इनकम्प्लीट सेंस। एक ऐसा लफ्ज़ों का मजमूआ जो अपने कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, उनको फ्रेजेस कहते हैं, या उनको फ्रेगमेंट भी कहते हैं। लाइक ऑन द टेबल, in the basket. We can say we write another example in the basket. बास्केट के अंदर क्या है, टेबल के ऊपर क्या है, but they had not give the complete meaning. So until we not write here other words, they don't give their complete meaning. So these are the phrases which have no any sense. We will divide the sentence more two parts. हम जुमले एक जुमले को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। उसमें एक होता है एक्टर और दूसरा उसका जो पार्ट है सेंटेंस का वो होता है एक्शन। अब एक्टर क्या है? एक्टर जो है सब्जेक्ट या नाउन, उसको एक्टर कहते हैं। और अब जो सब्जेक्ट और नाउन जो उस जुमले के अंदर काम कर रहे होते हैं उसको वर्ब कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्शन। एग्जाम्पल साद रीड, इसमें साद क्या है? एक्टर है, सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है। अब साद काम कर क्या रहा है? वो पढ़ रहा है, साद रीड्स। इसी तरह आमना जो है वो एक्टर है, काम कर रही है, और राइट आमना अब लिख रही है। सो वी कैन से दैट इज द एक्टर एंड द एक्शन। सो आई गिव यू एक्सरसाइज, नाउ इट्स टाइम टू एक्सरसाइज। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगी जिसके आप लोगों ने इस पूरे लेसन को पढ़ने के बाद इसके आंसर मुझे कमेंट में लिख के देने हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी टू जी। ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स हैं इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर
आर कॉल्ड, वो सब क्या कहलाते हैं? आपने ये ब्लैंक फिल करनी है। आपके पास ऑप्शंस हैं, वो सब वर्ड्स कहलाते हैं, लेटर्स कहलाते हैं, या फिर वो फ्रेजेस कहलाते हैं। Your second question is the number of alphabets, the number of alphabets in English are, अब आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है 26, 32 या फिर 25। आपने इनमें से एक राइट ऑप्शन की कमेंट में लिख देनी है। थर्ड क्वेश्चन जो है, so we write here the third question is the consonants are, अब जो कॉन्सोनेंट्स लेटर हैं वो आपने बताने हैं। द कॉन्सोनेंट्स आर, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास 21, 26 या फिर 10। इनमें से राइट ऑप्शन आपने बताना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का। नंबर ऑफ वोवल इन इंग्लिश आर, the number of vowel in English are, ऑप्शन है आपके पास नंबर 1 6, नंबर सेकंड ऑप्शन है आपके पास 3 और थर्ड ऑप्शन है आपके पास 5। So another question of this grammar exercise is the sentence is a group of dash। ऑप्शन है आपके पास stars, second schools and third word। Sixth question is the letter make a dash, the letter make a dash। So your option is word, second option है vowel and third option is sentence। So the next question is, there is one question I gave you, you will give me the answer, what are letters? So that is your complete exercise। आप इन एक्सरसाइज के ऑप्शंस के आंसर मुझे कमेंट में देंगे। इस लेसन को अच्छे तरीके से पढ़ें
और इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लेसन नंबर 2 पे जाएंगे। आप अगर साथ साथ इसकी प्रिपरेशन करते रहेंगे, लेसन को सही तरह समझते रहेंगे, तो आपके लिए ग्रामर सीखना कोई भी मुश्किल काम नहीं होगा। थैंक यू सो मच।